विद्यार्थियों, आज हम पैटर्न कॉलम के बारे में जानते हैं। पैटर्न कॉलम का डिज़ाइन करने के लिए शियर डिफॉर्मेशन के लिए पैटर्न कॉलम का इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो 10% बढ़ाया जाता है, अर्थात स्लेंडरनेस रेशियो में 1.1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ के एंड कंडीशन के हिसाब से फैक्टर है, एल इफेक्टिव एल लेंथ हो जाएगी कॉलम की और आर रेडियस ऑफ जायरेशन है। कॉलम का डिज़ाइन डिटेल में इसमें नहीं लिया है, इसमें सिर्फ पैटर्न किस तरीके से डिज़ाइन होना है उसके बारे में जानते हैं, उसके स्टेप्स लेते हैं। इसमें पैटर्न की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग सी, इसका मान इस तरीके से होना चाहिए कि जो कंपोनेंट मेंबर है इंडिविजुअल, ये चैनल या आई सिंगल, क्योंकि पैटर्न्स जो हैं वो या तो दो आई या दो चैनल सेक्शंस को आपस में मिलाते हुए लगाए जाते हैं। तो इसमें कंपोनेंट मेंबर जो है वो इंडिविजुअल आई या सी है, उसका स्लेंडरनेस रेशियो इस तरीके से होना चाहिए कि सी अपॉन आर वाई, ये आर वाई भी इंडिविजुअल आई या चैनल सेक्शन के लिए है, जो कि हमें ISI हैंडबुक से मिलेगा सिंगल चैनल या आई के लिए। इसका मान सी अपॉन आर वाई का मान अधिक नहीं होना चाहिए 50 से, ऐसा कोड में पेज पॉइंट 7.7.3 पेज नंबर 51 पे मिलेगा ये रेफरेंस। इसी तरीके से इसी वैल्यू का मान सी अपॉन आर वाई का मान अधिक नहीं होना चाहिए 0.7 टाइम्स स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द होल कॉलम। जब हम कॉलम का डिजाइन करते हैं तो उसका स्लेंडरनेस रेशियो निकालते हैं, तो पूरे कॉलम का स्लेंडरनेस रेशियो हमको पता होता है, उसके 0.7 टाइम्स से भी अधिक नहीं होना चाहिए। यानी इन दोनों वैल्यू में से जो कम वैल्यू है वो हम काम में लेते हैं, और उससे हम यहाँ पर हमारे पास सी नहीं होता तो सी की वैल्यू, इन दोनों वैल्यू में से जो वैल्यू आ रही है यूज करनी है, उसको आर वाई से मल्टीप्लाई करके सी का मान ज्ञात कर लेते हैं और सी को राउंड ऑफ कर लेते हैं। इसके बाद में पैटर्न का सेक्शन ज्ञात करने के लिए एंड पैटर्न की जो डेप्थ है वो कंपोनेंट मेंबर्स की सीजी के मध्य दूरी या फिर उसकी चौड़ाई, इंडिविजुअल सेक्शन जो भी है चैनल या आई, उसकी बीएफ के दोगुने से अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ इसकी सीजी और इसके सीजी के मध्य दूरी, यानी कि ये डिस्टेंस सी वाई होगी, ये सी वाई होगी, तो दो सी वाई अगर हम जोड़ दें इसके अंदर, ये जो स्पेसिंग इसकी आई है कॉलम की आपस में, उसमें तो ये इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगी एंड पैटर्न की। इसमें यदि हम एज डिस्टेंस को जोड़ देंगे तो हमारे को ओवरऑल डेप्थ एंड पैटर्न की मिल जाएगी। तो इफेक्टिव डेप्थ जो है उसका मान ये ज्ञात करते हैं, फिर उसके अंदर एज डिस्टेंस को जोड़ देते हैं। ऐसा हमें ये कोड के पॉइंट 7.7.2.3 में पेज नंबर 51 पे मिलेगा। फिर इसमें इफेक्टिव डेप्थ अगर हमें इंटरमीडिएट पैटर्न की ज्ञात करनी है तो वो ऊपर जो हमारे पास में एंड पैटर्न की डेप्थ आई है उसकी 3/4 से कम नहीं होनी चाहिए। अगेन ये इफेक्टिव डेप्थ है, और फिर ये भी जो है वो 2BF से भी कम नहीं होनी चाहिए। तो ये एक चेक है 2BF का, तो वैसे तो यही डिस्टेंस यूज होती है मोस्टली, पर 2BF से कम ये होनी नहीं चाहिए। देन ओवरऑल डेप्थ निकालनी है तो अगेन इसमें जो इफेक्टिव डेप्थ इंटरमीडिएट पैटर्न्स की आई है, इंटरमीडिएट मींस बीच के जो पैटर्न्स हैं, दो एंड के पैटर्न्स हो जाएंगे ऊपर नीचे के, और बीच के इंटरमीडिएट पैटर्न्स, और कम से कम 3 पैटर्न्स इसमें लगते हैं, यानी कि 2 एंड पैटर्न और एक इंटरमीडिएट पैटर्न तो कम से कम होना ही चाहिए। अब इसमें भी एज डिस्टेंस को जोड़ देंगे तो हमारे पास ओवरऑल डेप्थ आ जाएगी इंटरमीडिएट पैटर्न की। पैटर्न्स की थिकनेस ज्ञात करने के लिए इसमें जहां हम ये रिवेट लगाते हैं, बोल्ट लगाते हैं, तो वो जो गेज डिस्टेंस होती है, इस गेज डिस्टेंस को यदि हम एस में जोड़ दें तो यहाँ से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बोल्ट्स आ जाएगी।
ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास में एस डैश प्लस 2g। इस डिस्टेंस के 1/50th से अधिक थिकनेस होनी चाहिए। अब ये CYY और G का मान हमें ISI हैंडबुक में या स्टील टेबल से मिलता है। इंडिविजुअल आई सेक्शन या चैनल सेक्शन में जाकर के हम देखेंगे तो इसमें ट्रांसवर्स शियर अप्लाई होता है, और ये ट्रांसवर्स शियर जो है वो उसकी वैल्यू जो टोटल लोड है कॉलम पर उसकी 2.5% होती है। तो हम ये VT कैलकुलेट कर लेते हैं ट्रांसवर्स शियर, और ये दो बराबर प्लेन मोस्टली दोनों फेसेस पर, दोनों फ्लेंजेस पर बैटन्स लगते हैं, तो दो प्लेन्स हमारे पास होते हैं, तो n का मान 2 हो जाता है। तो दोनों प्लेन्स में ये बराबर बांटा जाता है ट्रांसवर्स शियर VT। तो यहाँ आगे फॉर्मूला है तो उसमें n का मान हम 2 लेते हैं। इस VT से उत्पन्न जो लॉन्गिट्यूडनल शियर होगा VB, उसकी वैल्यू होती है VTC डिवाइडेड बाई NS। देन C हम ऊपर निकाल चुके हैं, VT निकाल चुके हैं, N2 हो गया। और जो S डिस्टेंस है वो बोल्ट ग्रुप्स के सेंट्रॉइड के बीच की दूरी हो गई, यानी कि यहाँ से जो अभी ऊपर कैलकुलेट की थी हमने S डैश प्लस 2g, वही डिस्टेंस ये हो जाएगी S बोल्ट ग्रुप, यहाँ इस जगह से लेकर के इस जगह तक की दूरी, यानी कि उसमें 2g जुड़ेगा। तो ये हम लॉन्गिट्यूडनल शेयर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से मोमेंट इसमें जो अप्लाई होता है ये मोमेंट, देन VB ये हमें कैलकुलेट करना होता है। देन मोमेंट की वैल्यू होती है VTC डिवाइडेड बाई 2n। ये पैरामीटर्स वही हैं जो कि इसमें थे। देन शियर स्ट्रेस को चेक करना होता है। हमारे पास में VB आया है, उसमें अगर अपन इफेक्टिव एरिया का से डिवाइड करेंगे तो बैटन का जो एरिया है वो इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा T इंटू डी। तो उससे डिवाइड करेंगे इसको तो हमें स्ट्रेस मिलेगा शियर स्ट्रेस, और शियर स्ट्रेस की वैल्यू FI/√3 गामा m से कम होनी चाहिए। ये एक चेक है। इसी तरीके से जो कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट था ऊपर, इस मोमेंट से बेंडिंग स्ट्रेस निकालते हैं। तो बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए बेंडिंग स्ट्रेस हमें पता है m/z होता है। z की वैल्यू 1/6 TD स्क्वायर, और ये फाइनल फॉर्मूला हमारे पास में आ जाता है 6m डिवाइडेड बाई TD स्क्वायर। इसका जो मान है वो FI/γ से कम होना चाहिए, यानी कि जो बेंडिंग स्ट्रेस है उसका मान FI/γ से कम होना चाहिए। ये भी एक चेक है। देन बोल्टेड कनेक्शन लॉन्गिट्यूडनल शियर तथा बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसमें कम से कम 2 बोल्ट्स लगाए जाते हैं। शियर स्ट्रेंथ जो बोल्ट की है वो शियर, सिंगल शियर और बियरिंग से ज्ञात कर लेते हैं। उनमें से जो कम होती है वो हम बोल्ट की स्ट्रेंथ मानते हैं। VB हमारे पास आया हुआ है और बोल्ट की स्ट्रेंथ आ गई है, तो नंबर ऑफ बोल्ट्स निकाल सकते हैं VB डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ये जो भी आता है उसको हायर साइड में राउंड ऑफ करके वापस से इसमें जो फोर्स है वो कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्स हर बोल्ट में जो आएगा वो उसको F1 मानते हैं, और VB डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बोल्ट्स हमने जो ऊपर राउंड ऑफ किए हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ डेसिमल में आ सकता है, वो फोर्स हो गया जो कि हर बोल्ट में आएगा। इसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो फोर्स आएगा वो हो गया M R मैक्सिमम डिवाइडेड बाय समेशन R स्क्वायर। R मैक्सिमम जो है वो फारदेस्ट बोल्ट की सेंट्रॉइड से दूरी होती है। बोल्ट ग्रुप का जो सेंटर है, सेंट्रॉइड है, वहां से जो अधिकतम दूरी पर जो बोल्ट है उसकी दूरी R मैक्सिमम, तथा इंडिविजुअल बोल्ट की जो दूरी होगी सेंट्रॉइड से वो R। तो ऐसा करके हम ये बोल्ट की वजह से स्ट्रेस फोर्स निकाल लेते हैं। दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं यहाँ पे, और ये रिजल्टेंट फोर्स का मान स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट जो हमने यहाँ पे निकाली है उससे कम होना चाहिए। ये भी एक चेक है। और फाइनली फिर इसमें हम साइज बता सकते हैं कि साइज इंटरमीडिएट बैटन और एंड बैटन्स का साइज क्या है। साइज के लिए पूरी चौड़ाई आ जाएगी, एक तो ये डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक, एक उसकी गहराई आ जाएगी और मोटाई आ जाएगी, दोनों इंटरमीडिएट और एंड बैटन्स के लिए। यदि आपको कुछ भी डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं